स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की विज्ञान का 5वां अध्याय कोयला और पेट्रोलियम। तो चलिए आरंभ करते हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाई जाती हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों के द्वारा किया जाता है। मतलब कि कुछ ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है, सूर्य का प्रकाश हुआ, ठीक है, और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। क्रियाकलाप 5.1 देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की सूची बनाइए, उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकृत करिए। हमें इसमें सूची में लिखना है प्राकृतिक रूप से हमें कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि वायु हो गई, जल हो गई, मृदा हो गए, खनिज लवण हो गए, ठीक है। और मानव निर्मित क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं और ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। क्या वायु और जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संस्थान। अक्षय प्राकृतिक संस्थान वे संसाधन होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जो असीमित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं प्रकृति में, ठीक है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, वायु है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित होती है, ये मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। क्रियाकलाप 5.2 ये कक्षा हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफ़ियों से भरिए। विद्यार्थी को 7 समूह में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 वाले उप समूह में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए। यह उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते रहेंगे। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रखिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं को कहिए कि अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को ऐसा करने के लिए कहिए। विद्यार्थी से कहिए कि प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्र में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी का उपयोग में करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी की सभी उपभोक्ताओं खाने हेतु कुछ मिला है या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्र में कुछ शेष बचा है या नहीं। इस क्रियाकलाप से हमें क्या समझ में आया कि प्रकृति में संसाधन सीमित है। हमारी पहली पीढ़ी ने कुछ खा लिया तो दूसरी पीढ़ी को जब मिलेगा जब पहली पीढ़ी कुछ छोड़ेगी। इसी प्रकार दूसरी पीढ़ी खा लिया, फिर तीसरी पीढ़ी को जब मिलेगा जब दूसरी पीढ़ी उसको छोड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अगर इसी प्रकार तेज़ी से करते जाएंगे तो हमें आगे वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधनों में प्रदत्त करते हैं। प्रत्येक समूह को उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकते हैं। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकती है? हो सकता है वे कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों से मृत अवशेषों से होता है, जीवाश्म कहते हैं जिन्हें। अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हो गए? कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। पहले देखते हैं कोयला। आपने कोयला देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर काले रंग का पदार्थ होता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। खाना पकाने हेतु
उपयोग में लिए जाने वाले ईंधनों में से एक कोयला भी है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों में चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयले की कहानी देखते हैं। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे बनता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जमा होने के कारण संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेष से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। ठीक है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक क्या होता है? ये एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार ये एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों को उपयोग में प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न पदार्थों के उद्योग निर्माण हेतु, जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य ये है कि मौत तथा अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लिए जाने वाली नैफ्थलीन की गोलियों में भी कोलतार का उपयोग किया जाता है। आजकल पक्की सड़कों हेतु कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग में ली जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़क की रोशनी में किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम में आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है। हल्के वाहनों में पेट्रोल डीजल काम में आता है। भारी वाहनों में डीजल काम में आता है। ये क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत है जो किससे प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए, फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। ठीक है। चित्र 5.4 में दिखाया गया है कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर होती है। याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। हमें पता है ये। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ पे था? पेंसिल्वेनिया में, जो कि कहाँ पे? अमेरिका में है। 1859 में प्रविधित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है।
पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों प्रभोजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। मतलब कि पेट्रोलियम में से इन सब चीज़ों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। ये कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है। ठीक है, जो पेट्रोलियम की मशीनरी होती है, फैक्ट्री होती है, उसको कहते हैं पेट्रोलियम परिष्करण। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिखाए गए हैं, जो हम देखते हैं। अभी पहले देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में उनके गैस से अनेक उपयोग पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेसे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रोलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के उद्योग में लिया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक जैसे कि यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोल को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है। पहले सारणी देखते हैं। जो एलपीजी है वह घरों में, उद्योग में ईंधनों के रूप में पाई जाती है। पेट्रोल मोटर ईंधन, सूक्ष्म धुलाई के लिए, विलायक के लिए। ठीक है। मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के ईंधन के लिए। डीजल कई में काम में लेते हैं, भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के ईंधन के लिए। स्नेक तेल स्नेहन के लिए। पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में। बिटुमिन पेंट व सड़क निर्माण में। ठीक है। अब देखते हैं हम प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है। ये एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह भी है कि ये घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइप के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों को ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भाग और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रासायनिक उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी लिया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस की विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? जी नहीं। ये एक बहुत धीमा प्रक्रम होता है। इसे बनाने के लिए परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। आपने इन अध्यायों में प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों में के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों को जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्ण से भी होता है। अतः यह आवश्यक है कि इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। इनके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा होगा, ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर क्या हैं देखते हैं। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा आपको प्रतीक्षा करनी हो तो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। अब इनके हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, CNG और LPG
का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ ये भी है कि घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। दूसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु लाभ में लिया जाता है? आजकल पक्की सड़क के निर्माण के लिए कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग में लिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रम द्वारा मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दाब बनने से वह संपादित हो जाते हैं। जैसे जैसे वे गहरे होते जाते हैं, ताप भी बढ़ता जाता है तथा उच्च ताप और उच्च दाब से पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। खालिस्तान तथा खालिस्तान जीवाश्म ईंधन है। कौन कौन से हैं जीवाश्म ईंधन? कोयला तथा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रश्न 5 है, कथनों के सामने असत्य व सत्य छांटना है हमें। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। असत्य। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। सत्य है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। सत्य है। वह मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। असत्य है। ठीक है। प्रश्न 6 देखते हैं। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक ही पर्याप्त हैं। इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 7 है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। यह कठोर, सरंग्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध होता है। कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग निर्माण हेतु और बहुत से धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। यह मृत जीव, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में 1991 से 1957 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा अवलोकित करिए और वर्ष की कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर और x अक्ष पर, वर्ष को x अक्ष पर लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें एक ग्राफ बनाना है इस प्रकार। इधर तो क्या लिखेंगे हम, जो कमी, जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो यहाँ लिखना है और वर्ष इधर लिखना है। ठीक है, तो वर्ष 2004 से चालू हो रहा है, तो 2004, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यूँ आ जाएगा 9 और 10। अब प्रतिशत यूँ आ जाएगा। प्रतिशत स्टार्ट करिए आप। सबसे कम कौन सा है देखिए, 1.2 है। ठीक है,
1.2 11.2 है वह। तो प्रतिशत स्टार्ट हो रहा है लगभग 8 के पास से, तो आप 2 का गैप रख सकते हैं। 2 4 6 8 10 12। फिर पहला देखिए कौन सा है, 8.6। 2004 में कौन सा 8.6 आ जाएगा। फिर 2004 में 7.8 आ जाएगा। फिर 2005 में 8.6 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें यूँ मिलाते हुए चलना है, ठीक है, और ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। और आपने जो पिछले अभ्यास हैं जो आपने नहीं पढ़े हों तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में से भी जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।